यहाँ लगाया है क्या? है ना, है ना। यहाँ रख दो, यहाँ जो प्लग है ना, यहाँ लगा सकते हैं। बंद है क्या? हाँ, ये इसमें डाल दो। ये निकालना चाहिए या रहना चाहिए? लगा के ओके 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 ओके, यानी इसका ठीक है, कोई वादा नहीं। ये शुरू हो गए ना? हाँ सर। चलो हम तैयार है। कालच्या एका पेशंटचा राऊंड होता. तो पेशंट एक्सप्लोजिव्ह कंपनीमध्ये काम वगैरे करत होता आणि त्याला अरेटनॉइड सिस्ट विथ इन पॉस्टिडियम फोसम विथ माइल्ड हायड्रोसेफॅलस हे होतं त्याचं. तर त्यांनी आपल्याकडे लक्षण सांगताना फक्त क्षीरशुद्धावल्य आणि भारवृद्धी 5 ते 6 kg 1-2-3 महिने. तर जर रिपोर्ट्स आपल्याकडे त्या क्षणी नसले असेल, फक्त क्षीर हे जर लक्षण ते सांगत असेल, तर आपण तिथपर्यंत कसं पोहोचलं असेल की हे? पहले तो दर्शन स्पर्शन परीक्षा से ये जांच हो जाएगी। अभी ग्रंथि कहीं भी उत्पन्न हो गई है, ऐसा अगर है तो संप्राप्ति पहले जो हो जाती है, बिनाइन संप्राप्ति जो रहती है उसमें वात और कफ रहते हैं। श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि संधिभम ऐसा बताए, और ये रज के बारे में और शुक्र के बारे में वर्णन आ गया है। तो एंड प्रोडक्ट जो हमारा जनन शक्ति करने वाला धातु है, उसके बारे में अगर वो बोल रहे हैं तो वो संप्राप्ति हम कहाँ भी लगा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये इसका पेशेंट है, क्या बोलते हैं, HLA-B27 का पेशेंट है, एंकोलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसमें 2 विचार हम कर सकते हैं। एक, माउस धातु में अस्थि धातु आ जाता है, तो अस्थि धातु का माउस धातु में विमार्ग गमन, क्योंकि पीठ वगैरह जो है वो बाम्बू स्पाइन बोलते हैं उसको, इतना कठिन हो जाता है। जहाँ मसरूणत्व और मृदुत्व होना चाहिए, वहाँ अस्थि धातु की घनता और कठिनता आ गई है। तो ये एक विचार हो सकता है। तो माउस धातु ने उसको आने क्यों दिया और अस्थि धातु वहां गया क्यों, ये दोनों की ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके पाचन वगैरह जो कुछ रहेगा वो। लेकिन दूसरी एक ऐसी धारणा हो सकती है कि हमारे हर एक शरीर के हिस्से में हर एक दोष धातु मल है, और धातु में दूसरे धातु भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया तो एक के बाद दूसरा है। यहाँ भारत खत्म हो गया, बाद में पाकिस्तान शुरू हो गया, बाद में अफगानिस्तान, ईरान, ऐसी तो कोई बात नहीं। सब धातुओं में सब धातु है। और द सेक ऑफ कन्वीनियंस स्टडी जो है ना हमारा, उसके लिए हम वो अलग अलग मानते हैं ना। अगर ऐसा है तो शुक्र धातु मज्जा मांस में भी रहेगा, शुक्र धातु अस्थि में भी रहेगा। अभी वात दुष्ट शुक्र या वात दुष्ट रज अगर रहे तो वो हर जगह रहने वाला है, और उससे दाढ़ और काठिन्य आने वाला है। तो हम शुक्र का पाचन और रज का पाचन जो है वो अगर करते हैं तो मांसपेशी में आया हुआ अस्थि धातु वहां से पिघल जा सकता है और नया मांस धातु आ सकता है। तो शुक्र की जो वातादि पुनग्रंथि उपवेक्षण मलायम ये चिकित्सा बताइए, यू कैन यूज दैट थेरम एवरीवेयर इन आवर बॉडी। कोई भी बीमारी रहे तो उसमें यू कैन यूज दैट थिंग, है ना। समझो किसी को अर्बुद हो गया है शरीर में, या ग्रंथि हो गई है, या गांठ हो गई है, तो श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि संधिभम ये सूत्र जो है वो रज का और शुक्र का पकड़ना चाहिए। शुक्रवर्धक जो और शुक्र के ऊपर जाने वाली दवा खाना खाने के पहले देनी चाहिए। वैसी रज की भी हम दे सकते हैं। दोनों मिक्स मत करो, 2 पैर को दे दो रजोपाचक जो है
जो वात और कफज संप्राप्ति को नष्ट करने वाला है। और शाम को दे दो शुक्र का पाचन, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, शरीर में जो गांठें उत्पन्न होना जो है ना, उसके ऊपर ही पहले असर होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ आप शुल्भ सिंदूर दे दो, कांचनार बुबुल दे दो, पूर्णादि काढ़ा दे दो, कांचनार और सोंठ का काढ़ा जो योग रत्नागर जी ने बताया गांठों के लिए वो दे दो। बाकी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है ना वो इस तरह से आप दे सकते हैं जो होलिस्टिक अप्रोच रखता है ना, ऐसा रहता है। ये पीछे वाला अभी जो ये है हमारा ग्लास का, ये तो एक ऐसा पीछे वाला पार्श्वभूमि का कलर हो सकता है, इसके आगे बैठकर कोई भी आदमी कोई भी ड्रेस कोड पहन के लेक्चर दे सकता है। तो वो बैकग्राउंड वाली जो चीज़ है वो शुक्र और आरतों की रहेगी, इस हिसाब से भी जा सकते हैं। तो हमने अगर शिरशूल देखा है और वो पित्त कम करने से कम नहीं होता है, वात कम करने से कम नहीं होता है, रक्त की शुद्धि करने से कम नहीं होता है, तो हमें मन में ये आना चाहिए कि यहाँ कोई गांठ हो गई और उसकी प्रेशर फेनोमेना की वजह से शिरशूल तो नहीं हो रहे हैं। शक्रुदाप इंडिगो दोष प्रतिशय शिरोरजा बताया है, तो शक्रुत की कोई बीमारी नहीं है ना, ये सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक शक्यता जो रहती है ना वो आप निकालते जाते हैं और आपका निदान होना शुरू हो जाता है। तो हर एक बार आपको रिपोर्ट की जरूरत रहेगी ऐसी कोई बात नहीं। और रिपोर्ट नहीं करते हुए भी 150-200 साल पहले वह लोग प्रैक्टिस करते ही थे। अभी आंखों का जो प्रत्यक्ष है वो MRI वगैरह से ज्यादा अच्छी तरह से हो रहा है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इंद्रियों की ताकत हम बढ़ा सकते हैं अभी प्रत्यक्ष की, लेकिन प्रत्यक्षम अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम ऐसे चरक बोलते हैं। तो ये सब समझने के बावजूद प्रॉब्लम आ सकती है। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल देता है, प्रत्यक्ष भी झूठा कैसा रहता है, इसके बारे में एक कथा मैं बताता हूँ। कथा यानी कि हमारे पास एक पेशेंट था और हम उसको ट्रीटमेंट करते थे पथरी के लिए, और बहुत ज़्यादा घूम कर वो लोग आते, वही वैद्य के पास कोई भी आ गए तो बड़े बड़े फाइल लेके ही आता है। तो उसने बताया कि ये ऐसी पथरी है मुझे और ये निकाल दो मेरी। तो हम इतने दिन का जो तजुर्बा रहता है वो काउंट होता है उस वक्त। मैंने बोला कि तुम्हारा क्या करना है वो मैं देख लेता है, तुम मुझे मत बताना कि ये पथरी गलने के लिए दवा दे दो। तो ये बोला ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे तो बताना चाहिए। मैंने बोला ऐसा नहीं रहता है। तो पहले 2-3 महीना हमने दवा दे दी पथरी की, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो हर बार बोलता था ये दवा हमने इस्तेमाल की, ये नाम मत ले लो, ये मैंने पहले खाया है। मैंने सोचा कि भाई अभी इसकी केस टेकिंग पूरी की पूरी अलग करनी होगी। और जब हमने केस टेकिंग उसका पूरा कर दिया तो उसमें उसको बवासीर थे और वो तकलीफ कुछ भी नहीं थी उसकी। कफज बवासीर क्या दर्द करेगा, उल्टा उसको हाथ लगाने से बहुत अच्छा लगता है लोगों को, ऐसा मानना है लोगों का। तो उसको बवासीर गुदमार्ग में है और वहां कुछ भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बवासीर बीमारी है ना। और कफज बवासीर अर्श जो रहती है उसमें अश्मरीय लक्षण है, तो उसकी मूल बीमारी कौन सी हो गई, कफज अर्श हो गई। तो कफज सब लोग उसको चंद्रप्रभा देते थे, गोक्षुरादि देते थे, वरुणादि देते थे, वो पथरी हिलती नहीं थी और अर्श जो है वो हंसता बैठता था उस वक्त, है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको कफज अर्श की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो पथरी भी गायब और कफज अर्श भी गायब। अभी प्रत्यक्ष क्या दिखता था सोनोग्राफी में, पथरी। कारण क्या था, गुदमार्ग में कफज अर्श। प्रत्यक्षम अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, है ना। तो कभी भी आई विटनेस जो रहता है वो कोर्ट में वगैरह वो जो कोई रहेगा उसको फायदा करेगा, न्यायाधीश को, हमें नहीं। हमें सब प्रमाण जो है ना, आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण जो रहता है वो एकतीय प्रमाण से लेकर सब चीजें हमें जो है ना, अनुमान वगैरह सब हमारे लिए फायदा करती है। तो ऐसा रहता है। तो गांठ के तरफ हम आएंगे ही आएंगे जरूर, है ना। आयुर्वेद की सोच ही ऐसी रहती है कि आप पूरा जो कुछ जड़ है उसकी तरफ आप जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आयुर्वेद में। आपकी सोच जितनी आयुर्वेदिक रहेगी उतना अव्यभिचारी निदान आपका व्याधियों का होता जाएगा। जितना अव्यभिचारी निदान आपका हो जाएगा उतनी अच्छी ट्रीटमेंट उभर के आ जाएगी। तो आपको रिपोर्ट्स देखने सब करना है, लेकिन आपका पूरा निदान आयुर्वेदिक होने के बाद पेशेंट आ गया और उसकी फाइल लेके आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप में और MBBS डॉक्टर में फर्क क्या है। सिर कर रहा है शिरशूलादि वज्र रस, अर्श दिख रहा है अर्श कुठार, पेट साफ नहीं हो रहा है पंचसकार चूर्ण, ये वैद्यत्व नहीं है ना। ये धन्वंतरी का जो प्राणाभिसर वैद्य की जो व्याख्या बताई उसमें ये आता नहीं।
आपका निदान खुद का होना चाहिए, चाहे लोग कितने भी चिल्लाते रहे कि आप क्या निदान कर रहे हो और क्या दे रहे हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। तब और ये चीज का हर जगह फायदा होता है। अभी देखो 10-15 लोगों का घर है और एक ही संडास उनके घर में है, तो पेट साफ होने की दवा अगर दी जाए ना तो लोगों का टाइमिंग बढ़ जाता है। अगर किसी को बीच में प्रवाहिका रही तो वो 15-20 मिनट खाएगा सुबह के, है ना? तो इतनी सारी चीजें भी हमारे मन में आना शुरू हो जाता है बाद में। ये तो सोशल आयुर्वेद हो गया ना, किसी का भी पेट खराब नहीं है, एक ही संडास से 10-12 लोग है, लेकिन हम त्रिफला चूर्ण रात को घी और शहद के साथ दे रहे, रसायन भी हो रहा है, पेट लोगों का साफ हो रहा है, और जो 2 घंटा काम करना है वो 1 घंटे में हो रहा है ना? तो कितना मॉडिफाई कर सकते हैं देखो आयुर्वेद, है ना? ये गम्मत के लिए मैंने बताया आपको, लेकिन सोच क्या हो सकती है ये हमें समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही संडास है, एक ही आदमी है तो उसको टट्टी को साफ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। बोलो। सर, हाँ, हम अस्थि के कैंसर में किस तरह से सोचना चाहिए, जैसे कि हिप्पोन का कैंसर हो या नहीं, ये सोच ही गलत है। कैंसर ऐसा निदान काहे के लिए करना है ना? नहीं करना है। ये देखो, कैंसर ये निदान डॉक्टर लोगों का है, हमारा हो नहीं सकता। हमारी जो सान्निपातिक अवस्था है हर एक बीमारी की रहती है, या त्रिदोषज अवस्था, या जिसमें आरिशेसु लक्षण दिखाई देते, वो हर एक बीमारी मैलिग्नेंट है ना, कैंसर है। इस हिसाब से सोचो, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू वगैरह अगर ऐसा होता है तो एबनॉर्मलिटी किसकी वजह से आते हैं? वायु विभजती। तो वायु का बस्ती लगवाने से कैंसर अच्छा होना ही चाहिए था, होता है क्या? नहीं। तो वो आधा सच है, आधा अधूरा सच है। तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग अलग रहती है। अर्बुद यानी कैंसर ऐसा अगर बताया जाए तो अर्बुद नष्ट करने वाले जो द्रव्य वो इस्तेमाल करने से वो आदमी अच्छा होना चाहिए था, ये भी नहीं होता। तो कलेक्टिव चीज़ें है। कान सूप जैसा दिखने वाला जो है, खंबे जैसा जो लगता है, जो डोरी जैसा लगता है वगैरह, ऐसा जो रहता है वो पूरा कुल मिलाकर हाथी होता है। अंधों की 7 आंधळे और हाथी की गोश्त आपको पता रहेगी ना कथा, वैसा आयुर्वेद है, जिसको जो जैको मत लगाना मत। अच्छा, नहीं लगाना। नहीं। पहली बात ऐसी है कि कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद जो स्नेहन बोलता है ना, त्रिननम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण, उसमें स्नेहन जो है वो मेद का बता रहा है। वो मज्जा भी स्नेह का बहुत अच्छा हिस्सा है। ऐसे 2 मज्जा और मेद से ताल्लुक रखने वाले स्नेह योनि अगर हमारे शरीर में है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देना गलत है। उससे क्या हो जाएगा, कोई भी एलोपैथिक दवा अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की देते तो 100 में से 40 लोगों को डायबिटीज हो जाता है, बाकी के लोगों को एजिंग जल्दी होता है और ब्रेन एट्रोफी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वो असर आने वाला है। तो शरीर को तय करने दो, सिम्टम अगर आता है तो आपको सोचना होगा, है ना? नहीं तो स्नेहन कम हो गया तो गुस्सा होते जाएंगे लोग, स्किन रुखी हो जाएगी, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, एजिंग फास्ट हो जाएगा, हार्ट की कार्डियोमेगैली हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर बोलता है और इसलिए हम बोल रहे हैं और कम करने की दवा ले, गलत है। उसका सिम्टम आता है, डिस्निया एक्सर्जन है, दम लगता है, उसको उसकी ट्रीटमेंट कर दो। पेट बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए आप उसकी ट्रीटमेंट कर दो। और कुछ उसको खाने पीने में गुरुदा लगती है, नेत्रदा लगती है। हाँ, तो कफ की बीमारी है जैसा आपने बताया ना, ऐसे कफ का उपक्रम करो। खाने में जो मधुर अम्ल लवण पहले लेना है वो कम ले लो, पहले से ही अंत तक क्या लेना है, कटु तिक्त कषाय रस ले लो, है ना? तो वात वृद्धि अगर होने लगी और उष्णता बढ़ेगी तो जॉइंट्स पेन और इसलिए तो बोल रहा है कि जितना होना चाहिए उतना कफ शरीर में होना चाहिए। तो शरीर जो सिम्टम बताता है वो उसको कम कर देना, तो अपने आप वो कॉम्पेंसेट हो जाए। कितने एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे यार, कितने करेंगे? वो डॉक्टर लोग खोजते ही रहते और चेक करते ही रहते, तो उस डॉक्टर को खड़ा कर दिया इस मशीन के सामने, वो भी बीमार निकलता है ना? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए समदोषा समाज दीक्षा समझा तो मन क्रिया, यही पक्का है। उससे जो आपको समझ में आ जाएगी स्वस्थ की व्याख्या, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये स्वस्थता जो है ना वो शरीर के हिसाब से, दुर्गा सप्तशती वगैरह जो ग्रंथ है उसमें स्वस्थ की व्याख्या तो अलग ही है। जो भगवान जी को जानता है वो स्वस्थ है, बाकी सब बीमार। ये तो और अलग बात हो गई।
तो नैष्ठिक की चिकित्सा वहाँ काम लानी चाहिए, है ना। अच्छा, तो रिपोर्ट के पीछे दौड़ना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा निदान और उसकी ग्रेविटी गरिमा कितना है वो देखकर वो भागना चाहिए, नहीं तो नहीं। मेडिकल लीगल प्रॉब्लम आता है इसलिए आप रिपोर्ट करते जाना, पेशेंट ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो आपको खुद को समझने के लिए वो नहीं करना है, दूसरे लोगों को डॉक्टर को समझाना है, तो रिपोर्ट काम में आ सकते कर सकते हैं। तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको भी समझना जरूरी है। तो ये आयुर्वेद की क्या सोच है उसके बारे में ये सोचना ज़्यादा जरूरी है ना। आज एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का पेशेंट था, उसको आपने वात के काल में बस्ती बोला है, उसका दिया। हाँ, बस्ती तो वात के काल में ही देने होते हैं, लेकिन मैंने बीच में देखा कि जिसके पास हम भेज देते हैं ना वो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से सुबह को भी देता है, ऐसा होता है, दोपहर को देता है। नो डाउट कि वातज पित्तज कफज ऐसे तीनों दोषों के लिए बस्ती बताया है, लेकिन सब शाम को ही देने हैं। पित्त का बस्ती दोपहर को दे दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक वो मात्रा बस्ती है तब तक। छोटा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा जब बस्ती हम ग्रंथ के हिसाब से अगर देना चाहते हैं तो आपका पाचन पहले अच्छा होना चाहिए, स्नेह स्वेदन अच्छा होना चाहिए, और बस्ती की जो अर्हता बताई उसमें वो आना चाहिए। तो शाम से 4 बजने के बाद धीरे धीरे वात का काल शुरू हो जाता है, दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग तक जो वात का काल रहता है तब तक बस्ती दे सकते हैं। इसलिए हमने ये पक्का उनको बता दिया कि ये इस वक्त करो। दो पीसीओडी के पेशेंट्स थे बीएमएस के, उनमें से एक को अतिरजा प्रवृत्ति थी, तो आपने कहा था कि हैवी ब्लीडिंग की हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे, हम दूसरी मेडिसिन देंगे, तो आपने पांडु पे कार्य किया, तो सर किस तरीके से? पांडु में कौटे शिलाजीत जो दे दिया है उससे खून ज्यादा बहना जो है ना वो भी कम हो जाता है उसका। अग्निसंदीपनार्थम च रक्त संग्रहणाय च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्तई रूपाचरे। तो कुटज का जो कड़वापन है ना वो हमने इस्तेमाल कर दिया, आम पाचन करने वाली अलग सी दवा देती है। और वो 4 दिन जो भागदौड़ करती है लड़की, वो डॉक्टर है फिर भी वो घूमती रहती है इधर उधर, तो उससे क्या हो जाएगा, गर्भाशय अंदर से वुंडेड है, वो जख्म ज़्यादा उभर के आ जाएगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होता जाएगा। खाना इधर उधर का हो गया तो भी ये हो जाएगा, इसलिए तो रजस्वला परिचर्या बताइए। और आजकल वो सैनिटरी नैपकिन की जो जाहिरातें रहती है ना एडवर्टाइज, उसमें वो बच्चे कैसे दौड़ सकती है, भाग सकती है, छलांगे लगा सकती है, ये दिखाते हैं। एक कान के नीचे देना चाहिए। ये आयुर्वेद से विरोधी काम चल रहा है सब, उनको पता ही नहीं आयुर्वेद का कहना क्या है और शरीर शास्त्र क्या बोलता है। आप करियर करो सब करो, लेकिन उसके साथ आपके शरीर में जब जख्म रहती है तो उसके साथ ज्वर रहता ही है, तो इससे क्या हो गया ऐसा लोग बोलेंगे, तो उनको बोलना है ज्वर किसकी वजह है, रस धातु की। रस धातु के लक्षण क्या है, क्षय के, शब्दा सहिष्णुता। वो गुस्सा गुस्सा करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, बार बार वैसा ही करती जाएगी, शादी के बाद भी करेगी, पहले भी करेगी, सब जगह करेगी। संसार टूटते ही उससे, डिवोर्स के कारण क्या कम है अभी, उसमें ये और ज्यादा डाल के रख दिया, इसलिए वो नैपकिन की जाहिरात जो है ना उसको मैंने अभी गालियां दी। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है जिसका असर होता रहता है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना। अभी छोटी छोटी इतनी लड़की रहती है और यहाँ तक ऊपर तक उनके फ्रॉक वगैरह रहते हैं छोटे छोटे, तो ये जो है वो आंखों के लिए तकलीफ देने वाली है। मैथुन कर्म यानी नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स, अष्टविध मैथुन बताया है, एकांत में रहना, हंसना, देखना, बोलना, स्पर्श करना वगैरह सब बताया। अगर उस लड़की की तरफ कोई आदमी कामुक देख रहा है तो उसको वो थोड़े थोड़े दिन के बाद समझ में आता जाएगा लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। मम्मी डैडी को समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस बच्ची को पीरियड जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ गलत गलत चीजें देख रही है, गलत गलत लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ रही है, जो आंखों से ताल्लुक रखती है। आग जो है मज्जा की है, उसके मज्जा के ऊपर असर आ जाएगा, उसकी दृढ़ी बिगड़ेगी, उसको नजर लग जाएगी और उसकी वजह से बीमारी हो जाएगी। 8 वर्षात भवेत गौरी, 9 वर्षात रोहिणी, 10 वर्षात भवेत कन्या, अत ऊर्ध्व रजस्वला। 10 के बाद पीरियड आना चाहिए, उसके पहले नहीं। लेकिन ब्रह्म पुराण में लिखा है कि ये धीरे धीरे उम्र जल्दी जल्दी आ जाएगी, 5वें बरस में ये हो जाएगा पीरियड, 8वें बरस में उसको कंसेप्शन हो जाएगा, 10-12 वर्ष की औरत होकर मर जाएगी, ये जातक बताए। तो ये सब चीजें मायने रखती है ना। सर जैसे आपने बताया कि
हेलो सर, जैसे आपने बताया कि एक ही तेल को बार बार यूज करने पे, फ्राई करने पे वो क्लोन कैंसर का कारण बन सकता है सर। तो उसको हमें कितनी बार यूज करना चाहिए सर? अगर बार बार उसको यूज करते हैं तो क्या उसका खरपाक हो जाता है सर? हाँ, उसको अपन भी खरपाक होता है और अभ्यंतर की लगा सकते हैं, लेकिन पकोड़े का अलावा तेल कौन बदल को लगाएगा? हैं? सब लोग भागते आ जाएंगे, पकोड़ा मिल गया, लेकिन आदमी सामने आ जाएगा, है ना? लेकिन खरपाक इसलिए तो बाह्योपचार के लिए बताया, नाक में भी डालना नहीं भाई। खरपाक हो गया और नाक में डालना तो ऐसा अंदर तो को सूरा लगा दिया है अंदर, ऐसा लगता है ना? झटका तेल नाम का एक तेल मिलता है मराठी में, झटका तेल, आपको पता है? अरे बाप रे बाप, वो आपने थोड़ा सा भी लगा दिया ना तो आप उठते और नीचे तक चले जाते अपने आप, कुछ नहीं, कैसे गए नीचे कैसे ऊपर आ गए कुछ पता नहीं लगता, इतना जोर से। यानी हाँ लहसुन का एक्स्ट्रा। हाँ, लहसुन, और मुझे लगता है ज्वाला मिर्च यानी मिर्ची भी उसमें रहेगी। तो ये सब तीखा ये लेना है, लोहे का कुछ तो रॉड वगैरह लेना है, उसको गर्म करना है, नाक में ढकेल दिया ना तो जैसा लगेगा बस वैसा ही रहता है वो, है ना? झटका तेल बोलते हैं। जो बच्चे ये करते ना, एग्जामिनेशन के वक्त सोते ज़्यादा, स्टडी करते नहीं, उनके लिए वो बहुत मजा है। सर, जो बार बार भुजिया तलने के बाद जो तेल बनता है उसको हमें डिस्पोज कहाँ करना चाहिए सर? मतलब उसको डिस्पोज कर देना चाहिए सर? जैसे एक ही तेल को बार बार यूज किया गया हो, हाँ। कोई भी चीज बनाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए, तो उसको हमें मतलब डिस्पोज करने का सही तरीका क्या है? उसका इमल्शन करना है, वैसा ही फेंक दिया तो कुछ होता नहीं। वनस्पति की योनि अलग है, तो उसको अभी समझो निर्गुड़ी है, तो मेरे मन की जो बात है ना, मैंने जो ये कर दिया था कैलाश जीवन में, हम रिसर्च ऑफिसर ठहरे थे, तो उस वक्त हमने एक ये कर दिया था, मेरे मन में ऐसा आ गया कि निर्गुड़ी जो है वो खरगुणी की है, तो उसका खर निकाल दिया जाए तो वात के लिए वो बहुत बढ़िया दवा है। तो हम निर्गुड़ी के पौधे को तेल लगाएंगे, तो वो 12वीं का ये रहता है ना मन हमारा, आइंस्टाइन, एस्केप वेलोसिटी, है ना, राइल्स इक्वेशन, तो दिमाग में था। तो हमने 2 ऐसे गड्ढे तैयार कर दिए और मैंने बोला कि ये बड़ा पौधा है तो छोटे पौधे के ऊपर पहले ट्राई करेंगे, जैसा गिनी पिग रहते हैं ना वैसा। तो कर्दली का जो पेड़ रहता है, यहाँ एक, उसकी पान वगैरह सब काट के दोनों का वेट वगैरह करके ले लिया, विंग पैन के ऊपर लगा दिया। वो पहले दिन पैड ले लिया, उसका पेन वगैरह कैप वगैरह पहनी, वहाँ जाके दोनों का ये कर दिया परीक्षण। 8 बजे थे, 8 AM सब लिख दिया। एक को तेल लगाया, दूसरे को नहीं लगाया। दोपहर को 12 बजे फिर से दूसरा, है ना, तो 12 बजे वहाँ गए, एक पौधा मर गया था क्योंकि वो वनस्पति योनि है, जो मुझे तेल है वो उसको काय के लिए तेल रहेगा ना, सीधी सी बात है, तो मर गया वो। तो वनस्पति को तेल लगाने से द्रव्य भेद, योनि भेद हो गया तो द्रव्य भेद होता है। उसकी मैं एक कथा आपको सुनाता है, बहुत सारे लोगों को पता रहेगी। पुराने जमाने में ये राजे लोग जो थे ना, युद्ध जब नहीं होता था तो क्या करते थे, मृगया और जनानखाना 2 ही उनकी आदतें रहती थी। तो शिकारी के ऊपर वो चले गए, एक राजा जी, ग्रंथ ये उपनिषद में कथा आ गई है। और वो क्षत्रिय होने की वजह से क्या करते हैं, अर्घ्य देते सूरज को शाम को। तो अभी नदी में जा रहे थे, तो उतने में ऋषि मुनि ने वहाँ रुकवा दिया, हे राजन तुम पानी में मत जाओ, वहाँ क्रोकोडाइल वगैरह जो है वो सब है, तो तुम मर जाओगे। तो बोला मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो जाएगा, मर गया तो भी कोई वांधा नहीं। तो बोलते कि प्रजा का रक्षण करना तुम्हारा धर्म है, मत जाओ। तो वो बोलता है मैं फिर भी जाऊँगा। तो वो बोलते हैं तुम जाओ, लेकिन जरा अंदर आ जाओ, कुटी में आ जाओ और बाद में जाना। तो कुटी में आने के बाद वहाँ के जो ऋषिपुत्र वगैरह रहते, उसके कपड़े निकाल कर उसको तिल का तेल और हल्दी लगाते हैं और बोलते हैं अभी जाओ। और वो जाता है, अर्घ्य वगैरह देता है, अच्छी तरह से वो आता है। वो क्रोकोडाइल वगैरह सब उसके पास आते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, मछली आती है भाग जाती है। तो मैं हैरान हो गया कि ये हल्दी यहाँ लगाई है तिल के तेल के साथ, तो ये पानी का क्या असर रहता है, पानी में जीव रहते उसका हल्दी से कुछ तो वैर है। क्योंकि हम यहाँ जलों का जब लगाते तो वो हल्दी से मर जाती है, गिर जाती है, वो भी दलदल का प्राणी है। तो हमने सोचा कि ये ऐसा हो सकता है, जो हल्दी हमारे लिए विषग्न है, वो जब हम पानी में कोई भी जो स्टारफिश रहे, कुछ भी रहे, मैंने बाद में सबको लाया और उसके ऊपर हल्दी डाली, सब मर गए। तो जलचर प्राणियों में, जलचर जलीय योनियों को हल्दी विष है, हमारे लिए वो क्या है, विषग्न द्रव्य। तो योनि भेद हो गया तो द्रव्य भेद हो जाता है, ये पक्का आप ध्यान में रखो। तो अभी ये जो तेल बचा हुआ है उसको उसमें पानी डालना है और उसको घुमाना है।
तो सफ़ेद ऐसा उसका मलहम बन जाता है, उसमें राड़ वगैरह डालो और चेहरे पे लगा दो तो गोरे हो जाओगे। ऐसा डिस्पोज करना है। क्या होता है राल? राड़ यानी शौर्य रोबास्टा जो रहता है वनस्पति का, ये निर्यास है वो राड़ डाल सकते हैं। शंखजीरक यानी टाल्कम पाउडर डाल सकते हैं, दुर्वा वगैरह का अर्क डाल सकते हैं और वो माना है। तो वाटर टॉयल इमल्शन तैयार होता है, वीक इमल्शन है नो डाउट, लेकिन लगाने से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कहीं भी फेंकना नहीं, वनस्पति के ऊपर गिर गया तो मर जाएगी वनस्पति। तो अभी देखो, कोई गंदा पौधा है और उसको नष्ट करना है, तेल लेके जाना है, जड़ में डालना है, लगाना है, मर जाता है ना। तो एक प्रयोग से कुछ तो मिल गया आपको, है ना। पुराने जमाने में ऐसा था, किसी की भैंस वगैरह ज्यादा दूध देती है ना तो उसको सोमल वगैरह खिला देते थे, मर जाती थी। तो अभी किसी के घर का आम का पेड़ है और बहुत आम दे रहा है, तिल का तेल है ना, हो सकता है। ये अच्छी चीज है और बुरी चीज से पूरा पता होना चाहिए, है ना। अभी देखो, अभी दो यानी कपल कोई है तो गुस्सा तो होते ही रहते हैं ना। लेकिन पुराने जमाने में अच्छे लोग भी थे, प्यार करके रहने वाले भी लोग रहते थे, ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं होता था। तो कुछ जो दुष्ट लोग होते थे ना, उसमें झगड़ा बनाने का एक विधि है ना, वो रसतरिंगणी में बताया है। कुत्ते जब भूखते रहते ना तो बीच में जाना और वहाँ की मिट्टी उठानी है, और जो दो लोग झगड़े नहीं करते यानी मेल फीमेल, उसके बीच में वो डालना होता है, तो वो गुस्सा करना शुरू कर देते। ऐसी भी चीजें रहती हैं। ये अलग विद्या है, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसे सब चीजें जो है ना, अच्छी और बुरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसने क्या किया है। अगर दो कोई झगड़ा करने वाले लोग आ गए आपके सामने, कपल आ गया, तो आपको ये सोचना होगा ना कि ये क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी पत्रिका देखी है नहीं, वो पहले देखना चाहिए। अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, वो देखना चाहिए। घर की उनकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो देखना चाहिए। तो इसमें ऐसी बातें समझ में आ जाती है, किसी ने क्या उल्टा जादू कर दिया, काला जादू कर दिया, वो भी समझ में आ जाता है। तो अगर समझो ऐसा कोई कपल आपके पास आ गया और वो गुस्सा होते हैं एक दूसरे के ऊपर और उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो उनका मन टूट गया है, भग्न हो गया है। तो संधानिगण चरक जी ने जो बताया ना, वो हमें लगता है कि हड्डी जोड़ने के लिए नहीं, वो मन को भी जुड़वाता है। वहाँ के द्रव्य निकालो, उन्माद अपस्मर अध्याय निकालो, उसमें कॉमन कौन से द्रव्य आते थे? दो ही आते, पृच्छनीपर्णिया और समंगा यानी मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा और पृच्छनीपर्णिया अगर मिस्टर और मिसेस को खिलाने के लिए देते ना, झगड़ा कम हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। ऐसे केस हुए हैं हमारे पास। लेकिन हमें संधानीयगण जब आप पढ़ते तो लगता है कि हड्डी जुड़ने की दवा यानी संधानीयगण नहीं है, ऐसा मन को भी जुड़वाता है वो। अगर वो दोनों का ऐसा हो सकता है तो भाई बहनें बहुत गुस्सा करते रहते हैं, उसको दे सकते हैं। और सून है और उसकी सास है, बहू है और सास है, दे सकते हैं, दे दो ना मंजिष्ठा और पृष्टिपर्णी। नाम भी उनका रख दो, एक का पृष्टिपर्णी एक का मंजिष्ठा और जुड़ जाएगी, है ना। तो जितना आप सोचोगे उतना आपको मिलता जाएगा। आपकी सोच जो है ना, वो सैद्धांतिक भूमिका आयुर्वेद की जो बताई है उसके ऊपर खड़े होना चाहिए वो, बस। तो आपको दवाएं अच्छी मिलती जाएगी और आपकी सोच जो है वो भी बढ़िया होती जाएगी। और एक 5-10 मिनट बोलेंगे, हाँ, पौना घंटा हो गया। सर, जो कल के क्वेश्चंस थे हमारे ऑनलाइन कमेंट्स में आए थे, वो कुछ पूछने थे। प्रॅक्टिस मध्ये पेशंटचे फीडबॅक कधी फार दुखी करतात, अशा वेळी पेशंट सोबत कसा हँडल करावे, ऐसा एक क्वेश्चन। हाँ, नहीं फीडबैक कोई भी, अभी तो ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी किसी को कुछ भी कह सकता है, लिख सकता है। हमारा खुद से जो खुद का विश्वास है और खुद के साथ हम प्रामाणिक रहे ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी कोशिश अच्छी होनी चाहिए। बात ऐसी है कि शरीर में अलग अलग बीमारियां हो सकती है, तो अग्नि आप अच्छा करो, सामता निरामता जो है वो परख लो, पेट साफ करते रहना, रात की नींद अच्छी करते रहना, उसके साथ यूरिन का प्रॉब्लम उनका सॉल्व होता है ना, वो देख लेना, और परहेज के साथ प्राणायाम वगैरह बता देना, तो अपने आप बीमारी कम होने वाली है। और व्याधि प्रतिनिधि जो दवा है उसके लिए इस्तेमाल कर देना। फिर भी अगर वो फीडबैक गलत देते तो क्या है,
आप हर एक का मन के ऊपर ले नहीं सकते। ये पूरी सृष्टि और जगत ही ऐसा प्रकृति है जो विकार रूपी है, तो लोग तो कहते जाएंगे ही ना। तो आप प्रामाणिक रहे खुद से। जितने गिवन ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन दवा देनी होती है ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो हम मम्मी के पेट में जो तैयार होते हैं 9 महीने में तैयार हो जाते हैं, बराबर है। तो आपको कोई भी बीमारी मिटाने के लिए कम से कम 9 महीने का कालावधि जो है उससे आप बॉडी रिफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से पीछे लगकर ट्रीटमेंट करनी है। बीमारी इतनी गलत रहेगी, गंदी रहेगी और पेशेंट अगर खाना वैसा ही खाता रहता है तो वो अच्छा नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तो आप पंचकर्म करें, सिर्फ शमन चिकित्सा मत करें। पंचकर्म के बाद शमन चिकित्सा, उसमें रस औषधि इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा अच्छा असर आ जाएगा। परहेज जो है वो अच्छी करनी है। लोगों को लगता है कि परहेज हम कर रहे हैं लेकिन वो करते नहीं। आप खुद ही कर लो ये एक प्रयोग कि बाहर का खाना हमारा कितना होता है, और कैलेंडर के ऊपर सिर्फ ये करना है, बॉल पेन से लिखना है। तो हमें लगता है मैं 2-4 बार ही करता है, और जब देखते ना तो 18-20 बार रहता है। वो गलतियां जब करते तो आदमी को लगता है हम कम गलतियां कर रहे हैं, और अच्छी चीजें जो है ना हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये एक रहता है। और दूसरों के बारे में जो रहता है ना वो गुण दोष निकालता है। वो बोलता है कि ये आदमी जो है ना एकदम गंदा आदमी है। क्यों गंदा है? तो सुबह को 10 बजे उठता है, और तुम कितने बजे उठते हैं? 9:45 बजे। 15 मिनट का फर्क। तो स्वमतान्धता बोलते हैं उसको, विवेकानंद, है ना। ऐसी भी चीजें रहती है। तो ये काउंसलिंग की चीज रहती है, और एक 2-4 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि कौन सा पेशेंट किस तरह का उसका मन का धर्म है। उस हिसाब से उसको काउंसलिंग करना जरूरी है। एक वैद्य प्रेरणा है, वो पूछना चाहती है सर कि स्रोतस, प्रकृति, अवयव, इन सब की उत्पत्ति और दोष धातु वगैरह हम देखते हैं तो उससे काफी हेल्प मिलती है चिकित्सा और निदान में। लेकिन सारता परीक्षा जो हम करते हैं उसका कैसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं? एक्सपीरियंस से आपका क्या रहा? अच्छा सवाल है। अभी कैसा है, सारता परीक्षण जब आप चरक विमान अध्याय में देखते हैं ना तो आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बताता है कि हमारा सिर है समझो, तो सामने वाला जो भाग है वो रस का है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पित्त का है, हाँ, रक्त का है। ये दूसरा साइड के जो एंगल्स है वो माउस के है, पीछे वाला हिस्सा जो है मज्जा का है। तो अगर किसी को सामने दर्द हो रहा है ना तो उसमें रस धातु खराब है और कफ खराब, ये आपको समझ में आ जाएगा। सिर यहाँ दर्द करता है तो पित्त की संप्राप्ति और उसकी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर दोनों बाजू में होता है तो माउस व स्रोतस की विकृति जो है ज्यादा दिखाई देती है, पीछे वाला हिस्सा मज्जा का है। तो कहाँ दर्द होता है इससे आपको धातु पता हो गए ना, ये सारता परीक्षण का महत्व है। अभी दूसरा मैं बताता है कि बहुत सारे लोगों के दांत जो है ना वो बाहर आ जाते हैं मुंह से, घर के बाहर फर्नीचर रहता है उनका, है ना। तो वो खींच कर अंदर जब ले लेते ना हम और क्लिप्स लगा देते तो 6-8 महीने के बाद वो निकाल दिए तो फिर से वो बाहर जाता है। ऐसा क्यों होता है? अस्थि धातु का अगर वो उपधातु है तो आपको अस्थि मज्जा पाचक देने से फायदा होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन दांत किसके अच्छे है ये जब देखते हैं सारता परीक्षण में तो वहां उन्होंने लिखा है कि जिनका शुक्र अच्छा होता है उनके दांत अच्छे होते हैं। आपको शुक्र पाचन देना होगा तो अंदर के दांत अंदर ही रहेंगे, उसके जो बच्चे हो जाएंगे उनके दांत अंदर रहेंगे, है ना। तो ये सोच जो है वो सारता परीक्षण में इम्पोर्टेंट है। सारता जितनी अच्छी रहेगी जिस धातु की, उसकी उतनी बीमारियां कम होने वाली है। धातु ही धातुवार से आप उसका फायदा कर सकते हैं और दूसरों धातुओं के ऊपर उसका असर कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन हो गया तो आदमी ऊर्ध्व रेतस हो जाता है, उसका शुक्र बाहर गिरता नहीं। तो प्राणायाम से क्या होता है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए मदद कर देता है। इसलिए वो लोग तेजपुंज हो जाते हैं। उसके लिए अलग अलग मुद्राएं बताइए, नतोली प्रतोली वगैरह मुद्राएं बताइए। हमारे प्रातस्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ना, जानता राजा उसको बोलते थे, सब पता होता था उनको, ऐसी उनकी सोच थी। तो रामदास स्वामी के पास वो गए थे एक बार, तो रामदास स्वामी जी को उन्होंने पूछ लिया कि आप इतने अच्छे साधना वगैरह करते और आपका शरीर कितना तगड़ा है और तेजपुंज हो गए, आप कैसे योगी है, तो आपको ये कैसा हो सकता है? और उन्होंने बोल दिया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसा रहता है। वो उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मचर्य का पालन, तो वो बोले कि शरीर में अगर शुक्र ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप वो बाहर ही जाएगा। तो उन्होंने बताया या उसके लिए ये अपान वायु के ऊपर भी कंट्रोल करने वाली मुद्राएं रहती है, बंद रहते हैं कुछ। और उन्होंने क्या किया, ऐसा एक भांडा ले लिया, उंगली ऐसी उस भांडे में डाल दी तो उंगली से पानी आना शुरू हो गया।
और वही पानी उन्होंने खींचकर उंगलियों में ले लिया। तो शुक्र का स्खलन और वीर्य फिर से खींच लेना, इतनी पावर इन योगी सत्पुरुषों के पास रहती है। तो उनको डर ही नहीं रहता और किसी चीज का। ऐसे लोग रहते हैं। और ये योग शास्त्र में सब मुद्राएं आपको मिल जाएगी, बंद मिलते जाएंगे, आप वो पढ़ लो और आपके पेशेंट के लिए आप इस्तेमाल करो, है ना। सर, उच्च रक्तचाप में दोष दूष्य में रक्तपित्त, प्राणाव्रत व्यान, अपानाव्रत व्यान, इनका विचार करना कितना सही है, और इसमें और कोई भी विचार कर सकते हैं? कौन सा फिर से पढ़ लो। उच्च रक्तचाप जो रहता है सर, उसमें दोष दूष्य में हम लोग रक्तपित्त का या फिर प्राणाव्रत व्यान का या अपानाव्रत व्यान का, इनका विचार करना कितना सही है? और बहुत अच्छा सवाल है। अभी कोई भी आधुनिक शास्त्र की कंसेप्ट जो डायबिटीज मिलिटस है या रक्तदाब है, यानी रक्त भाराधिक है, हाइपरटेंशन है, तो आप क्या करो, एकदम आयुर्वेदिक विचार मत करना, उनका पहले पढ़ लो। मॉडर्न साइंस का जो है वो पढ़ लो, तो उसमें टाइम्स आ जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे, कुछ इटियोलॉजी रहेगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस रहेगी, है ना। उसका नर्वस सिस्टम से ताल्लुक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इतनी सोच उनकी नहीं रहती। लेकिन साइंस, सिम्टम्स और इटियोलॉजी और कॉम्प्लिकेशंस उसमें रहते हैं, वो पढ़ने हैं। और जो साइंस है और जो सिम्टम है एक एक करके ग्रंथ में खोज दो। समझो शिरशूला ऐसा लक्षण आ गया तो वाग्भट निकालो, तीनों ग्रंथों की निचोड़ है, खुद का वाग्भट का है, उसमें सुश्रुत जी का भी और चरक जी का है। और सूत्र साध से उत्तर तंत्र तक शिरशूल निकाल दो, एक बार ही करना है आयुष्य में। दूसरा लक्षण रक्तपित्त जैसा है, मत्स्यामगंध तो मुंह को आता है, कौन से बीमारी में आता है, ऐसा आप करते जाना। तो जो डॉक्टर लोगों का हाइपरटेंशन है उसका डिसेक्शन हो गया है इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद। तो उससे आप आपकी सोच बदलाओ, तो उसमें तृष्णा आ जाती है, रक्तपित्त आ जाता है, वात रक्त आ जाता है, शिरशूल आ जाता है, भ्रम आ जाता है, तिमिर दर्शन आ जाता है, पित्तावृत्त वात आ जाता है, सब आ जाते हैं। तो सामने वाला पेशेंट जो है हमारा, वो कौन से कैटेगरी में बैठता है, आसान हो जाता है। आपने ग्रंथों में जब सूत्र साथ देखा है तो आपको उसका परहेज क्या है ये भी पता है, उसका शमन चिकित्सा क्या है ये भी पता है, उसका निदान पता है, एसोसिएटेड सिम्टम पता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस पता है, उसका पंचकर्म पता है, उसका अवलेय पता है, उसका असव अरिश पता है, एवरीथिंग आपको पता है, और वो आपको इस्तेमाल करना होगा। फिर भी रक्त और पित्त का ज्यादा सोचना होता है, इसलिए मज्जा, ग्रहणी और यकृत का सोचना होता है। ये हो गया हाइपरटेंशन जो हार्ट से ताल्लुक होता है। वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन अलग बात रहती है, रीनल हाइपरटेंशन अलग बात रहती है, और उसके साथ हिपैटिक जो पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है वो अलग रहता है। उसकी सोच भी ऐसी है। तो आधुनिक शास्त्र का पढ़ो, आयुर्वेद में से निकाल दो वो, तो आपको जो नजर आ जाएगी ना, उस तरीके से ही हमने H1N1 के फॉर्मुलेशन, डेंगू के फॉर्मुलेशन, चिकुनगुनिया के फॉर्मुलेशन सब जो बनाए ना, उसको फेटल नहीं, वो दिया तो पेशेंट अच्छा ही हो जाता है, इतना कमाल हो जाता है। तो आयुर्वेद में सब चीजें दी हुई रहती है, वो वात पित्त कब के हिसाब से आपको देखनी है और इस तरह से खोजनी है, तो बहुत आसान हो जाए। ये एक्सरसाइज आज आप करके देख लेना, चिकनगुनिया के लक्षण निकालो और ग्रंथों में से निकाल देना। तो पहला प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, चिकनगुनिया को ज्वर पकड़ना है या आगतंत्र की बीमारी पकड़नी है, बस वहां ही आपका काम हो गया, आप बड़े वैद्य बन गए। क्योंकि आपकी सोच में क्या है, कीटक विष दंशजन्य ज्वर है वो, तो उसकी दवा आपको ज्वर ने नहीं मिलेगी, आगतंत्र में मिलेगी। चंपकादि आगत, उसके साथ दशांग आगत, निशोत्तर तांदुजा युक्त जो है वो उसकी दवा, ये 3 दवा दे दी तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया सब के ऊपर आप कंट्रोल ले सकते हैं। अभी मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम इतना बड़ा रहता है हमारे सरकार का, बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, लेकिन हमने बहुत बार ये कोशिश कर दी कि चंपक आदि अगर लोगों को खिलाओ, दशांग आगत का पानी दे दो, शरीर को लगाने के कर देना, चाहे कितने भी मच्छर आने दो, उसने काटा भी ना तो उनको मलेरिया वगैरह होगा नहीं। ये आयुर्वेद की सोच है, क्योंकि ये कीटक विष दंशजन्य विष की ज्वर की अवस्था है, तो उसका फॉर्मुलेशन यहाँ बना के रखा है। उसकी दवा क्या है, सुबह को त्रिभुवन कीर्ति बेलदुआ तुलसी के साथ, बेलदुआ तुलसी के साथ, दोपहर रात को स्वर्ण सूचकर बेलदुआ तुलसी के साथ, तो प्लेटलेट काउंट वगैरह कम आता नहीं, जोड़ों का दर्द मिट जाता है। सुबह का अंगमर्द प्रशमन की काढ़े की दवा, शाम को संदिग्ध सन्निपात की दवा, तो जोड़ों के ऊपर का असर निकल जाता है। खाना खाने के बाद चंपकादि आगत और लगाने के लिए दशांग लेप,
तो ये सब जो बीमारियां कीटक से उत्पन्न हो जाती है, अभी मच्छर निकाल दो, वहाँ मतकुन यानी खटमल लाओ, उसकी भी दवाई यही है। कोई भी कीटक ने ये रहता है ना, मधुमक्खी ने काटा, सेम ट्रीटमेंट, ये आयुर्वेद है। तो इस तरह से आप रक्तपित्त का आज रक्तदाब का जो है ना स्टडी इस तरह से करके देख लेना, तो आज रात को आपको उसकी दवा मिल जाएगी, है ना। बाद में आधुनिक शास्त्र का और पढ़ते जाना, नई नई वनस्पतियां जो है ना, सर्पगंधा जैसी, जो ग्रंथों में दिखती नहीं लेकिन बाद में आ गई है, उनकी भी स्टडी हो गई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहाँ इस्तेमाल करनी है, आपका नजरिया अलग हो जाता है। उन्माद है और रक्तपित्त बढ़ रहा है, रक्तदाब बढ़ गया है, तो सर्पगंधा इस्तेमाल करनी है। यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं करनी है, वो गुरु वनस्पति है ना। उसके साथ जटामांसी, यष्टि मधु और घी देना होता है, नहीं तो क्या होता है उससे नेजल ड्राइनेस बढ़ जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। समझो वो कार चला रहा है और सर्पगंधा ली हुई है, सामने से ट्रक आ रहा है, डालू क्या उधर, ऐसा लगता है ना। तो सर्पगंधा का बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये रहता है साइड इफेक्ट, तो सब पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप हर एक बीमारी जो है ना अलग निकाल सकते हैं। सर एक मुकेश कुमार वैद्य हैं, उन्होंने नंबर ऑफ डिजीजेस बताए हैं, जैसे हेयर फॉल, फिस्टुला और herpes zoster, अजूस्पर्मिया और IBS। ऐसे इनके चिकित्सा सूत्र या मैनेजमेंट आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं? हाँ, अभी ये जो हम चल रहे हैं ना, हमारा एक 3-4 महीना ऐसा चलेगा, आज जमदंगी सर जैसा है ना, उस हिसाब से आप बोल रहे, हर बार हमारा लेक्चर होता है ऐसा। लेकिन बाद में हमारी सोच ऐसी है, मेरे मन में ऐसा है, कोई भी चीज़ तय करके जब हम बोलते हैं ना तो अंदर से आता नहीं, वो जो हमने लिखा है वो आ जाता है। इसलिए जितना ऐसा ही रहेगा उतनी कोशिश अच्छी रहेगी, और ये भी यही ज़्यादा मन को भाएगा लोगों को। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कुछ तो हार्ड एंड फास्ट हमें देते जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक 3-4 महीने के बाद हम पेशेंट कैसा एग्जामिन करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो हम लेक्चर पहले 20 मिनट ले लेंगे, उसके बाद 20 मिनट जो है ना कोई बीमारी जो है उसके बारे में हम बताते जाएंगे, और बाकी के 20 मिनट जो है ना उसमें हम ये डाउट जो आप पूछते वो करेंगे। तो ऐसा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम जो है ना 60 मिनट का रहेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा मन उसमें नहीं लगने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये सब करके बैठे हम पहले और उसमें मज़ा नहीं आता। यानी कुछ तो ऐसा है तो इसके ये 3 प्रकार हो गए, इसके ऊपर ये लक्षण आ जाता है वगैरह, ये मज़ा नहीं आता। अभी पेशेंट देखने के बाद जो पेशेंट हम आपको बताते हैं ना, तो उसमें अगर ये चीज़ें आ गई तो मैं ऑटिज्म का कोई बच्चा और उसकी कुछ डाउट्स आपने पूछ लिया तो उस वक्त मैं ऑटिज्म का बोलता जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं अभी जो भगवान के मन में जैसा रहेगा वैसा करेंगे। एक अवभावुक पर क्वेश्चन है सर, अवभावुक पर, कि अवभावुक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन थोड़ा हमको चाहिए था। एक वैद्य रोशन करके है, शोल्डर में रिजिडिटी कम होने के लिए और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, और उनका एक विशेष ये डाउट है कि अवभावुक में ऐसा बताया कि भोजनोत्तर स्नेह बताया है, तो उसमें तेल अपेक्षित है या कैसा है, अवभावुक विश्वाची ये जो बीमारी है ना, उसमें धमनी का भी सोचना है, शिराओं का भी सोचना है, कंडराओं का भी सोचना है। पहली बात ऐसी है कि जैसा घृद्रसिवात है वैसा ऊपर अवभावुक है, और त्रिक भी 2 बताए, एक कंधों में बताया और दूसरा त्रिक प्रदेश जो लंबोसैक्रल रीजन है वो है। तो खाना खाने के बाद आप जो स्नेह देना चाहते हैं वो तेल भी दे सकते हैं, घी भी दे सकते हैं, या उसका यमक भी दे सकते हैं। कोई भी शरीर में वेदना की अवस्था उत्पन्न हो गई तो उसमें आपको करना क्या है, रक्त का शोधन करना है, क्योंकि खराब रक्त जो है वो वेदना का कारण रहता है। और दूसरा वात बढ़ गया तो वात की ट्रीटमेंट करनी, वात के लिए फायदा तेल करने वाला है, पित्त और रक्त के लिए घी फायदा करने वाला है, लेकिन घी दोनों तरफ फायदा करने वाला है। इसे खाना खाने के बाद जो स्नेह इस्तेमाल करेंगे वो घृत अगर इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और उसके साथ आपको नाक में डालने के लिए जो दवा है ना वो भी जो नस्य करना है वो ब्रूहण नस्य बताया है। तो उसमें अलग अलग तरह के निर्यास, डिंकर वगैरह जो है ना वो डालकर, या बला माश पाचन नाम का जो है ना उसका घी या तेल बनाकर नाक में डाल सकते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ाना है। उंगली जो है ना वो इसमें तेल में डुबोकर उसके ड्रॉप जो रहते हैं ना वो पकड़ने चाहिए जब बूंद बोलते हैं तो, लेकिन हम ड्रॉपर से डालते तो वो बहुत छोटा ड्रॉप रहता है ना। तो आयुर्वेद में जो ड्रॉप बताए बूंद और हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत फर्क रहता है। तो आप 4 बूंद जब डाल देते तो आयुर्वेद की 1 बूंद हो जाती है, ऐसा है। इस हिसाब से आप मर्श प्रतिशत के बारे में सोच लो।
और ये खाना खाने के बाद की जो दवा अभी मैंने बताई, उसमें तेल कब इस्तेमाल करना है, घी कब करना है, और यमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके उतना यमक पेट में नहीं लेना चाहिए, बाहर से आप लगा सकते हैं। फिर भी जीवनत्यागी यमक वगैरह जैसे जो यमक है वो स्किन डिसीज के लिए बहुत फायदा करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो विश्वास के अभाव में इसके साथ आपको ये देखना होगा कि मान की हड्डी में अगर बीमारी है तो अलग लक्षण आ जाते हैं। मज्जातंतु को सूजन आ गई, अलग तरह की बीमारी आ जाती है। कहीं मार लग गई, उसकी वजह से अलग तरह के लक्षण आ जाते हैं। वात रक्त या आम वात हो गया, अलग तरह के लक्षण आते हैं। पेट में गुल्म हो गया तो कंधों का दर्द, आउसफल का शूल वगैरह बताए, वो अलग रहता है। तो आपका निदान पहले होना चाहिए। प्रमेह हो गया तो उसमें वात रक्त के लक्षण आ गए तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो हाथ के डेल्टॉइड मसल के व्यायाम हम अक्सर बताते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर आता है। टेबल के ऊपर हाथ रखना है जो आपको लगता है कि फ्रोजन शोल्डर है, और टेबल दबाना है। टेबल के नीचे हाथ लगाना है, टेबल उठाने की कोशिश करनी है, और टेबल की जो एज है उसको हाथ लगाना है, ढकेलना है। दबाना, उठाना और ढकेलना। तो डेल्टॉइड मसल जो है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर और मिडिल फाइबर, उससे अच्छे हो जाते हैं। उसके साथ आप वहाँ जलों का लगाओ या महाविषगर्भ तेल लगाओ। बाद में पत्र पोटली से पहले करो। आम कम हो गया तो षष्टिक पिंड स्वेद करो, उसके साथ वहाँ के लेप करते जाना। और इसके साथ आप पेट में कौन सी दवा दे देंगे तो ये सब सिम्टम जो है ना, उसमें दाह वगैरह भी रहता है, और स्नायु और कंडराशिराओं में विकृति रहती है, तो वो रक्त से बनी हुई रहती है। तो प्रमेह की बीमारी जो है उसमें से दवा आप निकालो, वात रक्त की बीमारियां उसमें से दवा निकालो। उनमें जो कॉमन आ गई तो क्या हो गया, प्रमेह में वात रक्त की दवा आपको मिल गई, वो आप उसको काढ़े के लिए दे दो, बस्सी के लिए दे दो, नशे के लिए दे दो, उसका तेल बना कर दे दो, तो फ्रोजन शोल्डर कम आता जाएगा। इसके साथ आप विद्य कर्म कर सकते हैं, जलों का लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें बाकी की जो है ना, लेप लगाना, उपनाह कर सकते हैं। अंडर आर्म जो कुछ चीज़ें रहती है ना, वहाँ कुछ कोई करता नहीं, तो वहाँ सेक होने की ज़रूरत रहती है। पेट को आप तांब्या लगा सकते हैं, दीप यंत्र लगा सकते हैं, तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, और उससे कंधों की बीमारी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे लगकर ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ आपका खाना जो है वो अगर स्यान, पिच्छल और मीठा रहता है तो पेट में जाने से वो विदग्ध हो जाता है और वात रक्त के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको आपको बोलना होगा कि रागी की रोटी खा लो, उसके साथ घी ले लो, और जो मूंग का जो दाल है वो पका कर आप खाते जाना। तो अंदर से भी उसका शरीर बदलता जाएगा खाने से, और ये कर्म और दवा करने से बीमारी मिट जाएगी। ठीक है, ओके। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमद द्यावे।